बिल पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं? खुदारा इदारों का तसादम इस मुल्क को पहले ही हालात खराब है, इसको बड़े खौफनाक तरफ लिया जा रहा है। बेंच बनाने का तरीकाकार ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त कर ले। हमने चीफ जस्टिस के इख्तियार को आज भी चैलेंज नहीं किया, सो हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ रहे। इस बेंच को देखने के बाद आपका क्या तासुर था? ये तासुर जो पाकिस्तान के एक एक फर्द के पास मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब इसको तोड़िए। अगर इसी तरह चलेगा तो हम इसको इस तरह कबूल नहीं करें। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामान को कानून साजी के प्रोसेस से रोकने की कोशिश की जाए कि अभी कवानीन बन रहे हैं तो उन पे भी कदगने लगाने की बातें हों। तासुर ये कायम हो चुका है कि बेंचेस की तश्कील से ही नतीजा अखज किया जा सकता है और कई केसेस कई महीनों से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, मगर एक ऐसा कानून जो अभी कानून बना ही नहीं, उससे पहले ही इस पिटीशन को टेकअप कर लिया गया और जिस बिजली की तेजी के साथ इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इससे ये बात साफ जाहिर है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। हुकूमती मशीनरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है कि सारा कुछ वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके कायद नवाज शरीफ की मां पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जरूरी नहीं कि हर दफा सही हों, बेशुमार दफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन निजाम यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बिल आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। अब पार्लियामेंट या गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके दरमियान जो तसादम है, अब वो उस नुक्ते पे पहुंच गया है कि अब इन दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा प्रियम्बल आपको देता चलूं कि आज से 3 दिन पहले पार्लियामेंट ने एक ज्वाइंट सेशन के जरिए बिल पास किया और उस बिल का नाम ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। और इस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ अख्तियारात उनसे लेके कमेटी के हवाले किए गए, जो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी कमेटी होगी, जजेस उसमें शामिल होंगे। और इस बिल के खिलाफ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच बना दिया और ज़ाहिर इस 8 रुकनी बेंच को आज गवर्नमेंट ने मुस्तरद कर दिया और पीडीएम का यह कहना था कि हमें यह बेंच कबूल नहीं है। लेकिन आज ही फिर हेयरिंग हुई और उस समाअत के बाद इस बेंच ने जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, जो अभी पास नहीं हुआ या अभी उसके बारे में, उसके स्टेटस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत ता हुक्म सानी इस बिल को बिल नहीं समझा जाएगा। अब उसके बाद अब कल गवर्नमेंट की बारी है और एक खबर यह गर्दिश कर रही है कि शायद गवर्नमेंट वन टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को कम करके शायद चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब को फारिग कर दे। और अगर यह हो जाता है तो क्या चीफ जस्टिस साहब आसानी से घर चले जाएंगे? लिहाजा अब या गवर्नमेंट बचेगी बदकिस्मती से या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी सलामती खतरे में होगी। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने, आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद आगे बढ़ेगी और इसमें जो विक्टिम है बदकिस्मती से वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान सफर कर रहा है, अब इस पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करेगा? ये सारे सवाल हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद बार के साबिक सदर है। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल है। इरफान काजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल है। और इसके साथ कुछ और माहिरीन को भी हम आज लेंगे। ये फरमाइए कि जहांगीर जदून साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का जो फैसला है, क्या गवर्नमेंट इसे आसानी से हजम कर जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आज का फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। कोई ऐसा हम वकील जो प्रैक्टिस करते हैं, हम बाज़ किसी को लॉ को हम चैलेंज करते हैं कि ये लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, लेकिन कोर्टें जो है रिलेक्टेंट होती है, उस लॉ को सस्पेंड नहीं करती। वो कहते हैं ठीक है, हम कमेंट्स मंगाते हैं, वो इसको अब देखेंगे, बहस सुनेंगे, उसके बाद हम किसी नतीजे पहुंचेंगे। अगर देखें कि ये लॉ जो है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है तो फिर हम इस पर कोई फिक्र। लेकिन इसमें अनोखा वाक्य ये है कि इसमें क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि किस्म का दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा जल्दी में काम हो रहे हैं। ठीक, गवर्नमेंट ने बिल पास किया, उन्होंने कहा जी 1843 की, हालांकि ये बहुत अरसे से लोग कह रहे थे कि 1843 की जो रजिस्ट्रेशन है इसको स्ट्रक्चर करें आप। ये अब देखें ना, अब ये 1843 का केस लगा है, एक दिन में लग गए। हमारे पास ऐसी मिसालें, हम दोनों वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि हमारे केस 10-10, 20-20 साल से पड़े हुए हैं। 1843 का तो कोई सोचे नहीं आम बंदा कि वहां पे आपकी सुनवाई हो जाएगी।
15 किस्म के ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार लगाता है, फिर आगे चलता ही नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसी पिटीशनें एकदम लगती हैं तो इस पे सवाल उठते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बिल का मसला अब नहीं आपको है। वैसे लड़ाई महसूस हो रही है? नहीं, लड़ाई तो ज़ाहिरी तौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लड़ाई, देखो ये लड़ाई बाहर की नहीं है। एक मिनट में 8 रुकनी बेंच की गवर्नमेंट से लड़ाई, देखो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठी हैं, अंदर से जजेस ने कहा है जी कि ये इस चीज को स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो फ्यूचर चीफ जस्टिस आने वाले हैं 4 महीने के बाद, वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसकी वजह क्या, 1 मिनट के लिए बिल को आप छोड़ दें, क्या चीफ जस्टिस साहब अपने 2 सीनियर जज जो है, सीनियर प्यूनी जज जो है, और उसके बाद जो 2 है उन पर एतमाद नहीं करते? बिल को छोड़ दें आप एक तरफ, क्या बेंच बनाने वक्त उनसे अगर मशवरा कर लिया जाए। एक तरफ ये कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस एंड द जजेस, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है, आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है। अब एक तरफ कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 कि जी प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अब उस पर आपने खुद डिसीजन दे दिया है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मींस कि इंटायर कैबिनेट, सिंगल प्राइम मिनिस्टर इज नोबडी। अब इस तरह एक और इशू भी है, वो इशू यह है कि फर्ज कर लेते हैं कि ये बिल पास हो गया, ठीक है ना, जाहिर है बिल पास हुआ तो आपने उसके खिलाफ स्टे दिया ना जी। अब अगर बिल पास हो गया है तो फिर जाहिर है ये बेंच जो है उस बिल की वायलेशन है, और अगर फर्ज कर लें कि बिल पास नहीं हुआ, बिल नहीं है, तो फिर आपने किसको सस्पेंड किया, स्टे किसके खिलाफ दिया? तो एक है, मैं इरफान काजी साहब ले लूं अगर आप इजाजत हैं तो मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। इरफान साहब ये बताइएगा कि ये बिल आखिर अब होगा क्या सर? ये तो बड़ी खौफनाक लड़ाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और फिर सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट के साथ में। देखें, ये जो कुछ हो रहा है, ये सबसे पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अपनी बेंच बनाने की पावर को इस्तेमाल किया था और उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को कमजोर करना शुरू कर दिया था, और उसका नतीजा ये निकला था कि वो जजेस जो है वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने फाइनली चीफ जस्टिस को निकाल दिया। ठीक, इसकी दूसरी मिसाल मिलती है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की। उन्होंने जैसे ही बहाल हुए तो 13 अपने नए जजेस रखे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 29 जजेस की थी। इन 13 जजेस ने उनके साथ मिलकर तो सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को घर भेज दिया। ठीक, इस वक्त ये हो रहा है कि इन्होंने अपनी मर्जी के 4 हम ख्याल जज जो कि हमेशा इनके साथ बैठते हैं उनको मिलाया और 3 दूसरे जजेस को मिलाया बशमूल अपने, और ये वो लोग थे जिनको के आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया और ये भी डेफिनेटली अब इनके साथ हो गए। तो अब नेक्स्ट मूव जो है इनका, अभी तो उन्होंने पार्लियामान को कोशिश की है कि मफलूज कर दें कि अब पार्लियामान कानून साजी नहीं कर सकती। ठीक, अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि अब इनका जो नेक्स्ट जो इनकी जो डायरेक्शन होगी हो सकता है अपने जजेस के खिलाफ हो, जिसमें कि जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मुंतोखेर। अब गालिबन ये इनकी कोशिश होगी कि उनको भी बिल्कुल इनफेक्टिव कर दिया जाए, जो कि उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि इस बेंच से उन्होंने उनमें से एक भी जज शामिल नहीं किया, क्योंकि उनको खदशा था कि कोई भी शख्स जो है अगर कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो वो शायद मुकम्मल ना हो सके उसको रिफ्यूट करने के। तो ये एक इंतहाई एक वीक सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, यानी लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली बहुत वीक फुटिंग पे थे, लिहाजा उन्होंने तमाम हम ख्यालों को इकट्ठा किया और एक एक्सट्रीम ऑर्डर कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह फतह के झंडे गाड़ते रहेंगे, पार्लियामान को भी तय पेश करेंगे, कल को वो कहेंगे फौज भी हमने चलानी है, बैंकों पे भी हमने बैठना है, और हुकूमत की जो तिजोरी है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन में कहा जा रहा है तिजोरी से पैसे निकाल के इलेक्शन भी हम खुद करा लेंगे, तो कहां तक ये जाएंगे, आखिर कहां तक जाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है सर? ये एक सवाल ये भी है कि दूसरे जजेस को, जो 7 दूसरे जजेस हैं, उनको इनअफेक्टिव कैसे कर सकते हैं? या क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके इख्तियार तलब कर सकते हैं? क्या उनको कोई बेंच नहीं देंगे या उनको फारिग कर सकते हैं? मेरा यही ख्याल है कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये एक आखिरी इन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया है, और ये जब किसी का जब एंड आने वाला होता है तो इस तरह की चीजें कई दफा होती हैं। तो इस हद तक इनका जो ओवर एम्बिशियस प्लान है और जुडिशियल ओवर रीच का इस हद तक शिकार हो गए हैं कि मुझे तो आगे खाई नजर आ रही है इनके लिए, और कोई इनके लिए मैं नहीं समझता कि इससे अब इनकी बचत हो सकती है। और ये जो कुछ भी किया है चीफ जस्टिस ने, मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि ये मिसकॉन्डक्ट है और ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की भी, लॉ की भी और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों की भी। तो अब मैं समझता हूं चीफ जस्टिस ने खुद ही अपने आप को एक बंद गली में डाल दिया है
कहां तक एक सियासी धड़ा उनका साथ देगा कि वो उनको पूरी तरह से बरसरे इख्तिदार ले और बांग्लादेश मॉडल सामने आ जाए, जहां पे के वहां के जो जजेस थे वो खुद ही सदर भी बना दिया था उन्होंने अपने आप में से एक। तो क्या वो चीज ये करने जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक ये जा सके। अच्छा इरफान साहब, अब एक और सवाल यहां पे ये भी बनता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या इनकी मुद्दत मुलाजमत को पार्लियामेंट कम करके इनको फारिग कर सकती है वन टाइम? क्योंकि एक ये ऑप्शन भी ज़ेरे गर्दिश है। बड़ी आसानी से, 1 मिनट की बात है, बहुत आसानी से। वो कैसे करेगी सर पार्लियामेंट? वो ऐसे करेंगे कि आपको याद होगा कि एक दफा जब मूवमेंट चली थी कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करना है, ठीक, तो इफ्तिखार चौधरी साहब को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल किया गया था। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए थे। ठीक। अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की इतनी वायलेशन है कि उसी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करे और जस्टिस फाइज ईसा को अनाउंस कर दे चीफ जस्टिस। और अगर जस्टिस फाइज ईसा नहीं बन सकते, अगर ये गलत है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस बनाना, तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब कैसे बन गए थे चीफ जस्टिस? और अगर इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस बनना गलत था क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से था, तो उनके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुए इन तमाम जजेस की फिर वो भी गलत थी। तो ये एक विशेष एक सर्कल है, उसपे अदलिया खुद जिस बैठी हुई है टाइम बॉम्ब पे, वो गुब्बारा किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन सर अब सवाल यह है कि अगर फर्ज करें कि गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर देती है इरफान साहब, और यही 8 रुकनी बेंच उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को उसके खिलाफ स्टे दे देता है या उसे कॉलअदम करार दे देता है, तो फिर नहीं, फिर तो वो जैसे ही वो ऑर्डर होगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो तो फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे फौरन, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब बन गए थे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। लेकिन सर उनका हलफ कौन लेगा? उनका हलफ सदर साहब ने लेना है और सदर साहब इमरान खान साहब की पार्टी के वो हलफ नहीं लेंगे। देखें, मैं आपस की बात है कि ये जो एक्सट्रीम चीजें मैंने जो बात आपसे की है वो तो मजबूरी के तहत की है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी एक्सट्रीम कर दी है। अब उसको आप ये सेइंग है कि मतलब पार्लियामान पे जिस तरह ये चढ़ दौड़े हैं, तो ये तो पार्लियामान तो मेरा ख्याल है कि कहां तक पार्लियामान इजाजत देगी इस तरह के इंग्रेस की कि पार्लियामान का जो है इस तरह से छठा उड़ाया जाए, उसका मजाक बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान अब खड़ी होगी और बड़े स्ट्रांगली खड़ी होगी, और चीफ जस्टिस साहब जो है मुझे तो लगता है कि उनकी फाइनली सुखी होगी। ठीक हो गया। इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा आप ब्रेक लेनी हो, शहीन साहब आपसे शुएब साहब मैं माजरत चाहता हूं कि लेट हो गए, लेकिन अब आपकी तरफ आऊंगा। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शुएब साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है बढ़ता चला जा रहा है, अल्टीमेटली किसको शिकस्त मारनी पड़ेगी? पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, शिकस्त तो सबको माननी पड़ेगी, इसलिए कि जब आईनी इदारे कमजोर होंगे तो पाकिस्तान कमजोर होगा। तो शिकस्त की तरफ तो सारे जाएंगे, जो बज़ाहिर फतेह याब भी होंगे वो बेसिकली शिकस्त खुर्दा होंगे। इसलिए कि आज ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, मैं बड़ी मुख्तसर से बैकग्राउंड पे आता हूं। भाई ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? आइन कहता है 90 डेज में आपने इलेक्शन कराने हैं, 90 डेज में आप इलेक्शन करा दें, ये सारे झगड़े खत्म हो जाने थे खुद ब खुद। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कह दिया 90 डेज में इलेक्शन कराएं। आज भी जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया उसमें भी यही कहा ना कि जो 90 डेज वाला वो ऑर्डर है वो बरकरार है, आपने 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच बना, उसमें ये 9 वाले जजेस वाला करते करते वो जो 5 मेंबर बना, 3 जजेस ने फैसला दिया, और उसमें भी 1 मार्च को उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था ना कि आप जाएं, डेट दें और 90 डेज के मुताबिक आप इलेक्शन कराएं, सिंपल। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वन फाइन वार्निंग तो होती है, फाइन नाइट, वो बैठे, उन्होंने 6 महीने आगे की तारीख डाल दी। कुछ चलो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, कोई बात सोचे बगैर, कोई कहे बगैर, उनकी ख्वाहिश पे वो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट कर दिए। नंबर 1, आइन क्या कहता है? आइन क्या कहता है? 90 डेज में इलेक्शन होने, सबने माना कि 90 डेज में इलेक्शन होने कराने हैं आपने। दूसरा सवाल क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है डेट देने का या चेंज करने का, जो आज तक तो आप कहते रहो हमें नहीं है, उन्होंने कहा जी नहीं है, इनके अपने वकील ने एडमिट किया कि नहीं है। तीसरी बात सिर्फ आई, क्या रीजंस जो उसमें लिखी हुई हैं, खजाना पैसे नहीं दे रहा और दिफा नफरी नहीं दे रहा, वो दुरुस्त है? उन्होंने कहा बुलाओ खजाना के सेक्रेटरी को और दिफा के सेक्रेटरी को। वो जब आते हैं 4 सवाल किए, एक सवाल का भी उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया,
और उसके बाद ये पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह पार्लियामान और हुकूमत, वो तो एक कुछ हुए ना, उन्होंने जिस तरह मिलाइन किया, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, जिस तरह ब्लैकमेलिंग की, उसके नतीजे में ये आज जो कुछ हो रहा है ये होना ही था। तो आपका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ठीक है, पार्लियामेंट गलत है, और वो जो 7 जजेस जो उनके मुखालिफ हैं चीफ जस्टिस साहब के, वो भी गलत? नहीं, मेरा राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक कर रही है, आइन के साथ खड़ी है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट स्प्लिटेड है, मैं उसी में आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो जज साहबान ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया है, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में किसी जगह उन्होंने नहीं कहा कि 90 डेज में इलेक्शन ना कराएं। नंबर 2, वो उस वक्त का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जिस वक्त हाई कोर्ट्स में मैटर सब जुडिस थे और पेंडिंग थे, जो कि आज पेंडिंग नहीं है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये जो आइन पार्लियामान ने किया है, ये बिल्कुल इसलिए गलत है कि आर्टिकल 68 मना करता है कि आप जजेस के कंडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने उनके खिलाफ जिस तरह की तकरीरें की, जिस तरह की गुफ्तगू की, अच्छा वैसे ख्याल ये है कि 184(3) जो है, क्या इसको एज इट इज रहना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? देखें, 184(3) में अपील की होनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है, लेकिन इट शुड नॉट बी इन द वे एंड इन ए मैनर कि आप सब लेजिस्लेशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड तस्वर कर लें। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट कहां से पावर डिराइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 180 आइन से। और आइन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। आइन में आज तरमीम करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से करेंगे ना, पार्लियामेंट ने करने, 2/3 मेजॉरिटी से करेंगे। हम कब कहते हैं ना करें? हम, मेरा भी ये मुतालबा है करें, बट इट शुड नॉट बी थ्रू सब लेजिस्लेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, 185 उनकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। अगर आपने अमेंड करना है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, आप उसमें अमेंडमेंट कीजिए। ये अलग बात है कि क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितनी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इस सब लेजिस्लेशन के जरिए जो आप करने लगे हैं, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को जब आप कल्मिनेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 184(3) का, उसको जो पूरे वोकला पाकिस्तान के 75 साल से कह रहे थे कि इसको टर्न करना चाहिए, सारी सियासी जमातें, और वो कर लिए। असर रजा पाशा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है, और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का एक कॉल दे रखी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। पाशा साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। ये फरमाइए सर, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने स्टे ऑर्डर दिया, ठीक दिया, इनको देना चाहिए था? वैसे देखें, एक ऐसे कानून का स्टे दिया गया जो अभी मार्ज़ वजूद में नहीं है। सही बात, इट्स बिल, एक्ट नहीं है, स्टिल उसकी 10 दिन चाहिए उसको पास होने। बिल हो सकता है कि सदर साहब के दस्तखत करने से पहले ही कोई वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के ज़हन में आ जाए, फिर क्या होगा? हो सकता है पार्लियामेंट खुद ही वापस ले ले, हो कुछ भी हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस कोई या तो दस्तखत कर दे, या वो जो प्रेस्क्राइब पीरियड है 10 डेज वाला, वो खत्म हो जाए और ये ऑटोमेटिकली एक एक्ट बन जाए। यानी जुर्म से पहले फांसी लगा दी ना। हाँ, हम ये कहते हैं कि ये, हम ये कहते हैं, सर मुझे इजाजत दें, जान की अमानत, हम ये आपसे माजरत खाऊं हम ये कहते हैं कि किसको नहीं पता था कि ये बेंच बनेगा और इसको स्ट्राइक डाउन करना है? एवरीबॉडी नोज। ठीक है, चाहे वो हुकूमत वाले हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे हम बार काउंसिल हैं, सब देख रहे थे और सबको पता था कि हो जाना है। लेकिन क्या ये अच्छा होता इतनी उजलत ना दिखाई जाती और उस टाइम फ्रेमवर्क के साथ ही ये एक बेंच बना के, और यही बेंच 75 साल से कह रहे हैं कि अदालतें डिले बहुत करती हैं, इंसाफ फौरन देना चाहिए, आज उन्होंने दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। काश किसी अल्लाह वसाया मोहम्मद खान, जीशान, आमर जो आम लिटिगेंट्स हैं, उनके केसेस की भी उसी दिन नंबर लग के उसी दिन फिक्स हो जाए, तो हम समझते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट का बोलबाला। और दूसरी बात मैं एक और अर्ज करूंगा, क्या ये मुअज़्ज़ज़ 8 जज साहबान ही सुप्रीम कोर्ट है? क्या बाकी जो 7 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का जो फैसला है, चाहे वो डाइसेंटिक व्यू है, चाहे जो भी है, उसको ऐसे कंसिडर किया जा रहा है कि कोई अछूत है, खुदा न खास्ता, या उनका इख्तियार नहीं था कोई फैसला करने का। वो शायद सेशन जजेस या हाई कोर्ट के जज थे और सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीजें पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं, वो तो है, उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको इख्तियार दिया है लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं करना, उनके पास है, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया।
अब देखें ये तो नहीं हेलीकॉप्टर चला लिया उन्होंने या कोई टैंक चला लिया, वो उनके पास नहीं है। तो जो उनके पास इख्तियार आइन ने दिया उन्होंने चला लिया। वही पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार है पार्लियामेंट ने उसको इस्तेमाल कर लिया। देखिए बात ये है कि बार बार कहा जाता है कि इदारे अपनी डोमेन में रहें, बार बार कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? जब भी ये तस्वर ये सामने चीज आती है कि किसी ने ट्रेस पास किया है तो पब्लिक, मीडिया, लॉयर्स, जो भी सेंसिबल सिविल सोसाइटी, वो सब कहते हैं जी कि ये फलां इदारे की डोमेन में आपने लेकिन से देखें ट्रेस पास पीडीएम के लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें जजेस का नाम लेकर उनको मलाइन करते हैं। तो ये भी तो देखें, वो भी गलत है। पाकिस्तान के अंदर सीधी वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट भी तो करेगी, जवाब तो देगी। वो भी गलत है। फरमाइए, मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। जो अगर नाम लेके जलसों में वो किया जाता है, ये भी कोई अच्छी रवायात नहीं है। ये खत्म होना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्यों वो लोग मजबूर हुए हैं ये ऐसा करने को। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। सही बात। इशारे के नावे में बात हो जाती थी, लेकिन नाम लेके कोई नहीं कहता था। आखिर मामलात इस नहज पे पहुंचे कि साइल टकरा के मिन्नतें कर के अपना सर फोड़ चुका है, लेकिन एक काम नहीं हो सका कि फुल बेंच बना दे। ठीक। अच्छा जदून साहब ये फरमाइए, ये जो टकराव हो रहा है अल्टीमेटली हार किसको माननी पड़ेगी इसमें? नहीं, ये हार की बात नहीं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। अब इसमें देखें ना, वकला के भी आपको पता है ग्रुप्स हैं, पोलराइजेशन हर जगह पे। तो अहमद खान ने सबसे पहले इस बिल को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये बिल ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये तरीका कार ठीक नहीं था और टाइम भी नहीं, उन्होंने कहा टाइमिंग की बात है। उन्होंने मेजॉरिटी के साथ करें, उन्होंने तरमीम करें और टाइमिंग ठीक नहीं। उन्होंने देखो, अब उन्होंने, मैं वैसे जनरली बात करता हूँ, इस पे सारे क्रॉस द बोर्ड वकला जो है उस पे एग्री थे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना। अब देखिए ना, एक बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसकी अपील कहां पे करेगा? आपके तो मुतालबात है, बड़े अरसे से मुतालबात है कि जी हम 184(3) की। अब ये देखें जी, चीफ जस्टिस साहब, जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि पावर मेरे हाथ में रहे। वो अपने हाथ से किसी सूरत में भी जो मर्जी कर ले कि जी वो ये कर देंगे, एज कम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो अपनी पावर को छोड़ने के लिए तैयार 4 महीने बाद रिटायर हो जाना है और इस पावर को बाद में एंजॉय करना है। काजी फायज ईसा साहब वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं जी। और पीटीआई के दोस्तों ने शुक्र अदा करना है कि शुक्र है ये अमेंडमेंट हुई। देखो ना, वो तो एक ये ऑल टाइम्स टू कम है ना, प्रिंसिपल की बात है। और इस पे चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने जो लिखा है अपना 184 की 3 की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए, उसमें उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अमेंड करेंगे तमाम जज साहिबान बैठ के। देखें आर्टिकल 191 में ये पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की अज खुद के, उन्होंने रूल्स बनाने हैं और वो रूल्स बना के कल भी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द पार्लियामेंट, कल काजी फायसा साहब या मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैठा के कल कहते हैं कि हमने इन रूल्स के जरिए इस तरह स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है। दे कैन डू इट। अब बात ये नहीं है, अभी कहा है आज भी करना चाहे ये कर सकते हैं, ये काजी साहब भी कर सकते हैं, ये बजाज साहब। तो आपको मीटिंग करनी पड़ेगी ना, जब फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाते। और मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूं कि अल्टीमेटली ये जो तसादम है इसका नतीजा क्या निकलेगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शहीन साहब, ये अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा सर? क्योंकि कल एक दूसरा केस भी है, कल 14 अप्रैल है और ये तौहीन अदालत की कल कार्रवाई स्टार्ट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी गवर्नमेंट ही फारिग करते हैं। देखिए कल तो नहीं होगा। एट दी फर्स्ट इंस्टांस उन्होंने लिखा है कि हम बुला लें स्टेट बैंक के गवर्नर को, हम सेक्रेटरी खजाना को, सेक्रेटरी दिफा को, एट दी फर्स्ट इंस्टांस। इसका मतलब है पहले उनसे राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। आज के बारे में सब लोगों को ख्याल था कि फौरन फैसला नहीं होगा और नहीं, ओपन कोर्ट में ये नहीं सुनाया, फैसला नहीं हुआ ना, फैसला नहीं हुआ। ये तो इंटरम ऑर्डर आया ना कि ये जो फैसला ही है, इसके बाद अब क्या बचना मुझे बताया। फैसला तो इट इज ए प्रोपोज्ड एक्ट के 8 दिन बाद, जो कि 10 दिन में से 2 दिन गुजर गए हैं, 8 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये लॉ बन जाता। इसको इंप्लीमेंट भी फिर हो जाना था। फॉर द टाइम बीइंग इस्मा बिल के ऊपर जो जजमेंट आई थी एग्जैक्टली सेम जजमेंट थी जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आकर बात फैसले इंपॉर्टेंट होते हैं, बात स्टे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है। स्टे ऑर्डर अच्छा, मैं एक बात टाइमिंग्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट। कोर्ट में उन्होंने कहा जी अगर नेक्स्ट वीक में कितने वर्किंग डेज है, यानी कि मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी केस फिक्स होगा नेक्स्ट वीक के लिए और स्टे ऑर्डर नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर दे के केस को जो है आगे मई में 2 मई कर दिया। और एक मैं बात बता दूं,
प्रोपोज्ड एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह लफ्ज नहीं है, या बिल है या लॉ है या एक्ट है। अब ये प्रोपोज्ड एक्ट की नई टर्मिनोलॉजी आ गई है कि जजमेंट अभी तक जो है इंटरप्रेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट अभी बनने नहीं दिया इंटरप्रेशन, तो जब एक्ट बन जाता तो के बारे में सुप्रीम कोर्ट इस पर बिल में रेफरेंस आया है, एग्जैक्ट यही अल्फाज इस्तेमाल था ना किए थे। नहीं वो बिल था, ये भी आज बिल है, ये भी बिल की शेप है। बिल है तो फिर ये बेंच कैसे बन गया सर? लेकिन वो रेफरेंस सुने ना 184(3) की एक पिटीशन आती है, उस पिटीशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच बनता है और बेंच के ऊपर उस बिल की वैलिडिटी वेदर इट इज वायरीज अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमा फिशाई उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे लीगल ग्राउंड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स है जिसको हम सुनेंगे, और फॉर दैट पर्पस उस जजमेंट को रिलाय करते हुए उन्होंने उस पे स्टे भी दिया है। और दैट विल बी वो इंडिया में कहते हैं ना कि जी आप भगवान के पास चले जाएंगे, अब जब भगवान ज्यादती करेगा तो फिर कहां जाएंगे? अब सवाल इधर भी ये है कि इस सारी चीजों की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुकी है, अब इसके लिए कहां जाएंगे लोग? सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है ना, फाइनल आर्बिटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये हमारा आइन कहता है, हमने आइन के ताबे चलना है। मैं ये कहता हूं जो आपने सवाल किया इसका अंजाम क्या होगा, मैं समझता हूं कि हम सबको आइन के ताबे होना चाहिए, आइन को अमल दरामद करना चाहिए, और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए जितना जल्दी इसको रियलाइज कर लें कि आप अपने इलेक्शन में चले जाएं, आप इलेक्शन करा लें। आपसे वैसे एक सवाल करूं मैं सर? जी जी। ये 90 दिन का जो प्रोविजन है आइन के अंदर है ना? जी आइन के अंदर। वही आइन ये कहता है कि अगर कोई शख्स जिसका इस्तीफा कबूल कर लिया जाए एमएनए का, 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी, उन सब का स्टे हो गया था, और इन्हीं कोर्ट्स ने उन लोगों के इंतखाबात रोक दिए हुए हैं। क्या वो आइन और है, ये आइन और है? मुझे बताएं जरा उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह क्या थी? यही स्पीकर साहब ने कहा कि वो जो कासिम सूरी ने इस्तीफे कबूल किए थे दैट वाज रॉन्ग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और मैं नहीं कबूल करूंगा क्योंकि मेरे सामने जब तक आएंगे नहीं, कोई एक बंदा उनके पास नहीं आया, वन फाइन मॉर्निंग वो उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। दैट इज रॉन्ग। जब आप अपने नियत, इसका मतलब नियत कानून से गलत होगी ना, फिर गलत किया ना उन्होंने। जब वो बात गलत की और उन्होंने उस फैसले को चैलेंज कर लिया कोर्ट में, कोर्ट ने उन ऑर्डर को नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया। अब स्पीकर अब ये कह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब की जो उनका वर्डिक्ट था वो गलत है। अब स्पीकर साहब मान रहे हैं उनका असद कैसे था? नहीं, मैं 90 दिन का बात मैं वही कह रहा हूं, जो नए वाले स्पीकर है वो भी कह रहे हैं वो गलत था। असद कैसे साहब ही कह रहे हैं नाम से इशू किया गया, वो नोटिफिकेशन जो हुए वो गलत थे, वो कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। आफ्टर सस्पेंशन तो इलेक्शन तो नहीं हो सकते थे सर। सस्पेंशन के ये नहीं, उन्होंने कहा जी कि इनको रोका जाए, हमने इस्तीफे दिए ही नहीं। पहले वो कहते थे हमने इस्तीफे दिए, कबूल कर ले, वो कबूल हो गए। फिर उन्होंने कहा जी हमने दिए ही नहीं, इलेक्शन रोका जाए। जी जी बिल्कुल, जिमनी इलेक्शन रोका जाए। अब कोर्ट ने जिमनी इलेक्शन रोका है, ये फैक्ट है। और साथ इनके नोटिफिकेशन सस्पेंड किए। अच्छा, नोटिफिकेशन सस्पेंड होने के बाद वो तो दे आर 90 दिन की बात चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है जी आप दोनों पार्टियां आपस में फैसला कर लें, 2 महीने आगे 2 महीने पीछे। अब उधर आप पॉलिटिकल पार्टियां अगर डिसाइड कर लें कि इलेक्शन अक्टूबर में होने तो फिर 90 दिन कहां से आएंगे? सही बात। फिर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा भाई साहब, ये फवाद चौधरी साहब जो है वो उनको खासी नाराजगी आपके साथ, वो कह रहे हैं कि आप टाउट्स हैं कोई गवर्नमेंट में। माफी चाहता हूँ, लफ्ज बड़ा गलत है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब इतनी बार कह चुके हैं कि अब मुझे भी ये कहना पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के कहने पर आपने हड़ताल की जो नाकाम हो गई। चौधरी साहब, बात ये है कि लफ्ज टाउट का जो लफ्जी मतलब और उसकी असल रूह फवाद चौधरी को देख के पूरी होती है। हम नहीं भूले 2006-07 में जब उनके चचा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और किस तरह मिनी ट्रक पैसों का भर के लेके जाते थे। ट्रक में बड़े पैसे आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता जी। बड़े पैसे, पूरी बात मेरे साथ स्टेट बैंक भी नहीं लेके आता होगा। बात सुने ना, मैं पिंडी बेंच में काम करता रहा हूँ, बाकायदा 2 जजेस, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो लाहौर से आते थे और पूरा लॉ लश्कर फवाद चौधरी साहब की क़यादत में यहाँ आता था। जज आते थे? जज आते थे, पूरा लॉ लश्कर हाई कोर्ट, सर हाई कोर्ट के, मैं क्या जो रहा हूँ, वो हाई कोर्ट के जज जी। इनके चचा जब चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और मखसूस पैकेज चंद प्रॉपर्टी टाइकॉन के केस लगते थे जिनको रिप्रेजेंट करते थे फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब वकील होते जी जी। और लफ्ज टाउट हमें फिर प्रैक्टिकली तब पता चला कि ये इनकी शख्सियत पे कितना जचता है। और देखें उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। और ये कब हम मजदूर लोग हैं सर। 2002 की बात है।
ये 2005, 6, 7 इसकी। तो आप इतना अर्सा इंतजार करते रहे सर कि आज वो कहेंगे तो फिर आप जवाब देंगे, उस वक्त जवाब देते सर वैसे ये स्ट्रेटजी बॉडी है, मैं पांच साल की पूरी बात काट रहा हूं, ये स्ट्रेटजी बॉडी है, इसको ऐसे इस तरह कहना बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं। चौधरी साहब को नहीं कहना चाहिए, और मेरा ख्याल है पाशा साहब को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना बड़े दिल और वो देखें अपने आप को इन चीजों से बालातर करके आपसे मैं बताता हूँ एक लिहाज से चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मेरी बात तो सुने ना, मैं खुद उसी कमेटी का मेंबर रहा हूं 5 साल, तो हमें ये एपेक्स बॉडी, अच्छा मुझे बात करने देंगे, नहीं मतलब मेरे लिए था, मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप जब फरमा रहे थे मैं इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, डायरेक्टली हमारे मुतल्लक कहा गया है, तो मुझे जवाब करने का हक हासिल है। शेख साहब हमें गालियां दे रहा है, वो शख्स गालियां दे रहा है जिस पे गालियां सूट करती हैं खुद को। सर अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई हो रही है, अब यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर नहीं मैं लड़ाई ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जदून साहब आजम रजीक तारक साहब वजीर कानून है, अब वो माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पे 2 जूनियर जजेस को जो इंडक्ट करवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज वो कहते हैं कि हमने गलती की, हमें काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो अब इतनी देर से जो गलती का एहसास हुआ, अब इसका क्या फायदा उनको? वैसे देर आया दुरुस्त आया, मैं तो बस जो उनको उस वक्त स्टैंड करना चाहिए था, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखें आप जो बंदा प्रिंसिपल स्टैंड करता है ना, चाहे किसी वक्त आपके खिलाफ डिसीजन दे दे या आपके वो आइडियाज को ना एक्सेप्ट करता हो, इट डजंट मैटर, आप असूलों के साथ खड़े रहें, वो असूल ही आखिरकार कामयाब होते हैं। आप मतलब मौके की मुनासिबत से अगर काम करेंगे ना तो फिर बड़ा डिजास्टर होगा। आज एक सबसे ज्यादा डिजास्टर का शिकार वजीर कानून हुए हैं और पार्टी उनसे ठीक ठाक नाराज है। मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ साहब फारग कर देंगे उनको। नहीं फारग मियां साहब करें या ना करें, लेकिन जो उन्होंने अपना स्टैंड जो उस वक्त लिया है ना, उसको एक उन्होंने एंडोर्स किया कि मेरा स्टैंड गलत था, तो ये भी अच्छी बात है अगर उन्होंने पब्लिकली आगे मान लिया कि मैंने गलती की, ये उनका बड़ा पान है। और उस वक्त देखे ना, ये जजेस थे ना, ये जो आज बैठे हुए 8 नंबर पे, ये आउट ऑफ टर्न जाए, अगर वो उसको स्टैंड ले लेते, आज ये जज यहाँ पे ना होते, आज मेरिट पे आते, वो मेरिट पे फैसला होता। बिल्कुल सही है। शोएब शाहीन साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्यास है, ये आगे बढ़ेगा या सुप्रीम कोर्ट इसे समेट लेगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म हो गया है ना एक लिहाज से। मेरा नहीं समझता कि चीफ जस्टिस साहब ने सबसे मीटिंग्स की है, मुलाकात की है, ठीक है, इनका अपनी राय हो सकती है। मेरी राय में चीफ जस्टिस साहब ने सबसे मीटिंग्स की हैं, सबसे मुलाकातें की हैं और उन ऑनरेबल जजेस को अपने साथ बेंच पे बैठाया, ये तो हो गया सेटल डाउन। अब होना है कि क्या सियासत और ये मौजूदा हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो टसल है। देखें सुप्रीम कोर्ट अभी ना कंटेम्प्ट की तरफ जा रही है, ना वो ये कोई और ऐसा कोई सख्त फैसले की तरफ जा रही है, वो सिर्फ एक बात कर रही है कि आइन के मुताबिक आप इलेक्शन करा दो। अब मेरा ख्याल है ये पीडीएम की हुकूमत के लिए इम्तिहान है कि या तो ये इंगेज करें इमरान खान साहब को और किसी नतीजे पे पहुंचे, प्रॉपरली वाकई टेम्परेचर डाउन करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, या फिर ये अगर टकराव की कैफियत पैदा करेंगे तो नेचुरली इसका अंजाम वही होगा जो तनवीर इलियास का हुआ। फिर ना सिर्फ शहबाज शरीफ जाएगा बल्कि बाकी मिनिस्टर्स भी जाएंगे, जो रास्ते में रुकावट पैदा करेगा वो खुद एलिमिनेट होता जाएगा, पूरी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। और इस वक्त जो सिचुएशन है, लोग इस वक्त इनकी कारकर्दगी की वजह से मौजूदा हुकूमत से नफरत कर रहे हैं, ये इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, और जितना ये इलेक्शन से भाग रहे हैं उतना इनको नुकसान हो रहा है सियासी तौर पर। पब्लिक जो परसेप्शन है वो सवाल ये है कि अगर आप पूरी गवर्नमेंट फारिग करवा देते हैं, कर देते हैं, ठीक है, तो अगला इलेक्शन किसने करवाना है? फिर आपको इलेक्शन कमीशन ने कराना है ना, उसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कराना है ना। आपको एक केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक बनेगी, वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बनानी पड़ेगी, आइन के मुताबिक बनेगी ना। उसको फिर ये पीडीएम मानेगी नहीं, जब मानेगी नहीं तो इलेक्शन कैसे होगा? जो भी बंदा घर जाएगा वो जब तक अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, ही विल कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर। मसलन असेंबली नहीं फारिग होती और एक प्राइम मिनिस्टर जाता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर यही रहता है, असेंबली भी डिसॉल्व हो जाती है, इवन देन पार्लियामेंट को फारिग करना पड़ेगा कौमी असेंबली को, क्योंकि कैबिनेट ने पास कर दी। अच्छा चले वो फारिग होते हैं, मुझे ये बताएं आइन ने तरीकाकार दिया है, 84 में लिखा हो सप्लीमेंटरी ग्रांट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के बाद प्रेजेंट हुई, उन्होंने कहा वो कायमा कमेटी रिजेक्ट कर दी, सेनेट ने और कौमी असेंबली दोनों रिजेक्ट कर दी दोनों। अब ये देखिए, या तो पूरे पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट लगेगी, प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट नहीं लग सकती, ना ही कैबिनेट को। उन्होंने तो कहा जी दे आप पैसे,
अगर पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो किसी मनी बिल को रिजेक्ट करे या पास करे, या तो पूरे पार्लियामेंट को फारिग करे, ये तमाम एमएनए पे कंटेम्प्ट लगाए तब, अदरवाइज किसी कैबिनेट या गवर्नमेंट पे कंटेम्प्ट नहीं लगता। हुकूमत और पार्लियामान जो खतरनाक खेल खेलने जा रही है आइन के साथ खिलवाड़ का और सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई का, ये खतरनाक इसलिए है कि अगला इलेक्शन फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि ये 1.5 साल में होता है या 2 साल में होता है या 5 साल में होता है। ये इसके नतायज गलत है। पाशा साहब, वैसे ये फरमाइएगा कि खतरनाक गेम कौन खेल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर से हो रही है? बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है। नहीं, सादा सवाल है। जितना सादा है उतना मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि पार्लियामान तब इंटरफेयर किया है जब उनकी रिक्वेस्ट को माना नहीं गया। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 85 दफा। आज भी वो कह रहे हैं फुल कोर्ट बना रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 8 सीट आपके साथ हैं, जब बंदा साथ है आप बना दें। चोई साहब, जब बंदा डूब रहा हो ना, फिर वो हाथ पांव मारता है, फिर वो उधर देखता है जहां से उसको ताकत मिलती है। तो हुकूमत को ताकत अगर मिल सकती है तो वो पार्लियामान से, और पार्लियामान से जो कुछ वो ले सकते थे वो लिया उन्होंने, और उसकी बेसिस पे आज जिस तरह जदून साहब फरमा रहे हैं कि पूरी कैबिनेट ने ये बात की है, पार्लियामान ने ये बात की है, मेंबर्स ने, और 42 सरकार और मेंबर्स ने ये बात की है जी कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, हम इसको नहीं करने देते। और वजीर आजम कहेगा जनाब कि ये हमें जो भी है, एक उन्होंने अपना एक ट्रिकी गेम की है या खेली। बात यह है कि जब भी आप मामलात जब समूथ चाह रहे हो, वहाँ से ओवर डूइंग करते हैं या डाइवर्ट करते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। एक प्रॉपर तरीके से एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुई, डेट वाज प्रॉपर वे। उसमें हाई कोर्ट के जज ने समरी ट्रायल किया ऑलमोस्ट, विद इन 4-5 डेज एक डिसीजन दे दिया, उसको अलाउ कर दिया। फिर वो अपील में चले गए। क्या ही अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देती हाई कोर्ट को, ICA जहां पेंडिंग थी, कि आप 4 या 5 दिन में फैसला कर दे, और सिर्फ 5 दिन जाया होने थे उसमें। 6ठे दिन वो मैटर अल्टीमेटली इन्हीं के पास आ जाना था, और इनके पास टाइम था, ये 1 दिन में गलतियां प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया उसमें, लेकिन ये गलतियां हैं और इन गलतियों की सजा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ रही है। कुछ आवाम का भी ख्याल रख लें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।